नहीं है, क्योंकि देखिए बाजार में एक बात तो क्लियर है कि ऊपरी लेवल पे मार्केट्स थोड़ा सा एग्जॉशन देख रहा है। प्लस अभी जो ये जो कोविड की खबरें आ रही है, इसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कितना होगा, कितना मटेरियल इम्पैक्ट होगा। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस अगर और सस्ते होते हैं तो जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बड़ी मात्रा में और थोड़ी गिरावट आती है तो जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है और जो इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा डेफिनेटली मौका यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले कोविड के जब कोविड का जब अटैक हो गया था, जैसे आपने कहा कि तभी कोई भी तैयार नहीं था। अभी तो मोर और लेस एवरीबडी, सभी ने 2 डोसेस वैक्सीनेशन के लिए हैं, बूस्टर डोज भी काफी लोगों ने लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी मार्केट्स में। अभी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मौके देख रहे हैं कि आपको निचले लेवल पे अच्छे क्वालिटी बिजनेस मिलते हैं, तो वो निवेश करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्केट और गिरे और उसके बाद अच्छा फ्रेश एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो। लेकिन जो भी निवेशक अभी एंटर करेगा, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि रिबाउंड होने के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। मैं समझता हूं कि मिडिल ऑफ जनवरी से होपफुली प्री बजट रैली शुरू होगी और तभी से शायद मार्केट्स में वापस एक रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा। और तब तक थोड़ा सा मार्केट्स में जो एक्शन अभी आप देख रहे हो उसमें ये जो स्लगिशनेस है ये आपको देखने को मिलेगी। तो नेट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा ये पेन सहना पड़ेगा। पहले तो अभिषेक, मैं ये इन्वेस्टर को कांग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत ही निचले लेवल पे इन्होंने स्टॉक्स खरीदे और होल्ड किए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस होता है, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निवेश किया है। मैं समझता हूं कि ये तीनों शेयर्स में पोजीशंस होल्ड करिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है कि जो तेजी हमने पहले फर्स्ट हाफ में देखी है वो सेकंड हाफ में भी आएगी। और ऐसा नहीं है कि कोविड आने से इनके ग्रोथ प्लान्स में कोई भारी रुकावट आएगी। रेट ग्रोथ जो 17-18% है, इसका फायदा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई तीनों बैंकों को मिला है। लेकिन अक्टूबर टू मार्च इनका सबसे बिजी सीजन और सबसे कमाने वाला पीरियड होता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, कम से कम और एक 12-15 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो यहाँ से भी अच्छी खासी और अपसाइड इन स्टॉक्स में मिलेगी। तो अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए एशियन पेंट्स एक ऐसा दिग्गज प्लेयर है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल्थ क्रिएशन कर चुका है। आगे भी इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। तो ऐसे स्टॉक्स में 50-100 रुपए के लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, दूसरे केमिकल प्राइसेस के भाव कम हो चुके हैं, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे तिमाही में कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में हमको दिख रहा है, ऑटो सेक्टर में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में पहले फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है और जो होना चाहिए ऐसे बड़े दिग्गज शेयर में, तो अच्छी खासी इनको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड, और यहाँ पे कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक, देखिए फार्मा शेयर्स में अभी हाल ही में थोड़ी सी एक अपटिक देखने को मिली है। कोविड आने के बाद हमने देखा है कि एपीआई वाली कंपनियां, डायग्नोस्टिक कंपनीज, जो फॉर्मुलेशंस की कंपनियां, वहां पे एक अच्छा तेजी का माहौल बना है। लेकिन सन फार्मा की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन फोकस है वो अभी स्पेशलिटी सेगमेंट पे, और हालांकि हलोल फैसिलिटी पे उनको कोई ऑब्जर्वेशंस मिले थे। हमको नहीं लग रहा है इससे कोई बड़ी नेगेटिविटी इनके अर्निंग्स के ऊपर आएगी। तो नजरिया अगर कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि कंपनी तीसरे तिमाही के नंबर्स और FY23 का परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाने की कैपेसिटी रखती है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने जो शेयर खरीदा है निप्पॉन लाइफ एएमसी, डेफिनेटली काफी अच्छा विकल्प है एएमसी स्पेस में। पुराना नाम इसका रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुआ करता था। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 10 साल 1.5 साल का है तो देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है। इनकी आरओई भी कम से कम 20-25% होती है और इनका एसेट लाइट मॉडल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार के एसआईपी के फ्लोज आ रहे हैं, जिस प्रकार का कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में म्यूचुअल फंड का बिजनेस डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा है, क्योंकि देखिए कोई भी एएमसी को पैसा बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा समय यहाँ पे देना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी स्टॉक में आपको देखने को मिले, लेकिन ये वेल एस्टेब्लिश्ड एएमसी है, पुरानी एएमसी, अच्छे फंड मैनेजर की टीम है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने रखिए।
अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मुझे लग रहा है कि अभी करंट मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन अगर डिफेंस स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगाया है तो मेरे ख्याल से देखिए जो भी डिफेंस बिजनेस में आप निवेश करते हो आपको कम से कम 1-1.5 साल का टाइम फ्रेम लेना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक पब्लिक इशू के टाइम से ही काफी अच्छी तरह से तेजी में चला है। तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। इनफैक्ट अभी ये ड्रोन्स के मार्केट में एंटर करने वाले हैं। हमको लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का है, प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ये होल्ड कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खराब बाजार में ऐसे क्वालिटी शेयर को पैनिक में बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब आप इसमें थोड़ा सा लंबा समय निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि आईएक्स में जो करंट सिनेरियो है थोड़ा सा मॉडरेटली बैकफुट पे गया है, क्योंकि अभी पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस में 2 और प्लेयर्स आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईएक्स बिजनेस कमजोर हो चुका है। अभी भी आईएक्स का करीबन मार्केट शेयर 95% है पावर ट्रेडिंग मार्केट में। इन्होंने जो गैस का एक्सचेंज शुरू किया था यहाँ से भी होपफुली बिजनेस आने की अच्छी अपेक्षा है। प्लस कार्बन क्रेडिट के लिए भी इनको अभी अप्रूवल मिला। ये कार्बन क्रेडिट का पहला इंडिया का एक्सचेंज एस्टेब्लिश करेंगे। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा शेयर ये लोगों को फ्रस्ट्रेट करे, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट काफी नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर साल 1.5 साल का नजरिया कोई लेता है तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब वो स्केल अप होता है तभी प्रॉफिट्स काफी तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ पे कोई जल्दबाजी में मत बेचिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, आईएक्स में भी जल्दबाजी नहीं करने की सलाह है, यहाँ पर भी बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अनीता का, इनके पास ये न्यूरेका की 10 शेयर 1004 रुपए के भाव पर। न्यूरेका कोविड के दौरान ये कंपनी काफी ज्यादा चर्चा में रही। मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, ऑक्सीमीटर बनाती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर बनाती है। तो तमाम मेडिकल डिवाइसेस जो हेल्थ केयर में, सेल्फ केयर में जो काम आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, इनफैक्ट इंपोर्ट करती है चाइना से। लेकिन बहुत अच्छा हमने रनअप देखा था शेयर में। आज भी इसमें एक बढ़िया उछाल है 8-9% के आसपास का। लेकिन न्यूरेका ने 1000 रुपए से भी ऊपर के स्तर देखे और वहां पर तमाम निवेशकों ने ये शेयर लिए हैं और अब ज्यादा गिरावट है। न्यूरेका आपको लगता है अविनाश जी कि फिर से उस दिशा में जाएगा? और अगर तेजी वाली ये मोमेंटम बरकरार रहती भी है तो क्या आपको लगता है कि 1000 रुपए के भाव हासिल हो पाएंगे? देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि न्यूरेका एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली कोविड का पीरियड में ही उन्होंने बहुत पैसा बनाया। अभी वापस कोविड इतनी तेजी से आएगा पहला वो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्राइस पे निवेशक ने ये शेयर खरीदा है, बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइस को आने के लिए बहुत दिक्कत रहेगी। एटलीस्ट वेरी नियर टर्म में तो लग तो नहीं रहा है। और अगर कोविड के रिपोर्ट्स आते भी है तो मुझे लग रहा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला होगा। तो मेरे ख्याल से ये 10 शेयर होल्ड करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी उछाल अगर मिलता है तो इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए का प्राइस एटलीस्ट नियर टर्म में मुझे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है। और ऊपर से ये बिजनेस बहुत इवेंट ड्रिवन है। कोविड अगर मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ रिपोर्ट्स जैसे सुझाव कर रहे हैं, अगर ज्यादा तरीके से बढ़ता नहीं है तो वापस ये शेयर में आपको वापस एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी इस प्राइस से फेवरेबल नहीं है। देखिए अभी उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है अभिषेक, तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली तो मैं इनको लॉस बुक करने की बात नहीं करूंगा। लेकिन आईटी कंपनीज में मिड कैप जो कंपनीज है इनके लिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स बहुत चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि देखिए बड़े कंपनीज में तो उतनी कैपेसिटी होती है कि वो हेडविंड्स को चैलेंजिंग करके उसका सामना करे। बिरला सॉफ्ट एक मिड कैप टायर 2 कंपनी है, और हालांकि इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है। आने वाला 1-2 क्वार्टर्स में ये शेयर में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यूएस और यूरोप रिलेटेड जो भी इनके कस्टमर्स है वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे आएगी, क्योंकि हेडविंड जो सेक्टर में है वो काफी चैलेंजिंग है। बीएल में बने रहे अविनाश जी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बने रहे, क्योंकि देखिए डिफेंस बिजनेस में स्टेबल बिजनेस होता है। प्लस आने वाले बजट में एक्सपेक्टेशन है कि डिफेंस को वापस एलोकेशन ज्यादा मिलेंगे, और प्लस बीएल करीबन 30-35 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक भी बैठी है। जो भी एवियोनिक्स का जो भी रिक्वायरमेंट होता है डिफेंस का, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी, प्रॉफिट विजिबिलिटी काफी अच्छी है। इन्होंने अगर ये शेयर लिया है तो यहाँ पे भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का एडवाइस दूंगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड ये लॉन्ग टर्म निवेशक है।
ठीक है, बील को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। हरप्रीत का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है। इनके पास ये बजाज फाइनेंस की 100 शेयर 7,100 रुपए के भाव पर। बजाज फाइनेंस, इस पर भी एक हमें फंडामेंटल व्यू ही लेना पड़ेगा, एक टेक्निकल राय भी लेंगी। अविनाश जी, मैं कल पढ़ रहा था कि 14 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बजाज फाइनेंस के शेयर ने सेंसेक्स और निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, और वाकई ठीक संकेत नहीं कहे जाएंगे। 7,100 की बाइंग है, 6,500 रुपए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस में फिर से वो दौर हम देख सकते हैं जो पहले दिख चुका है? एक निर्विवाद रूप से कंज्यूमर फाइनेंस में एक अगड़ी कंपनी रही है, कंपनी है, लेकिन आगे आपको भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस ने पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर्स के लिए कमा के दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, संजीव बजाज इनके सीएमडी है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही उम्दी तरीके से इन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल्स जो है वो बैंकिंग के बाद अच्छी तरह से परफॉर्म की कैपेसिटी रखते हैं। और स्पेशली अगर हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग या कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई वुड से यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट जरूर है, बट इनके पास उनकी कैपिटल है, उनका नेटवर्क है, प्लस उनकी जो फंडिंग कैपेसिटी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड से यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करें, कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल का टाइम अगर कोई रखता है तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। मेरे ख्याल से देखिए, ये पॉलीप्लेक्स पैकेजिंग फिल्म में काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है। इनका नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है। अभी जो शेयर का डाउन टर्न और जो नीचे का जो मूवमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि पैकेजिंग मार्केट काफी हद तक डिमांड क्रंच फेस कर रही है। इनफैक्ट न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि सारे जो पॉलिएस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि पॉलीप्लेक्स है, यहाँ पे डिमांड कम होने के कारण इनको दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स थोड़े से मुश्किल भरे हो। इनफैक्ट थोड़ा सा रॉ मटेरियल के खर्चे भी इनके बढ़ गए, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो मैं समझता हूं कि इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कंपनी काफी वेल पोजीशनड है पैकेजिंग स्पेस में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी का मार्केट अगर सुधरता है तो इनके लिए भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। बट हाँ, नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि इन द नियर टर्म मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आता है तो स्टॉक थोड़ा सा डाउन टर्न दिखाएगा। बट इस लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी। बट हाँ, अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो 1.5-2 साल निवेशित रहिए, क्योंकि जब भी कोई भी सेक्टर में डाउनटर्न आती है तभी उसको रिकवर करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। आपको पहला एक बेसिकली एक B2C वाला बिजनेस है जो कटलरी में काम करता है, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 35% के ऊपर के इनके कामकाजी मुनाफे के मार्जिन है। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो मार्केट का माहौल है अभिषेक, वहां पे मिड कैप स्टॉक्स में बहुत भारी बिकवाली आपको देखने को मिली है। तो यही कारण है कि ला ओपेला को भी यहाँ इस लेवल से पीटा गया है। तो अगर नजरिया कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट इन द नियर टर्म थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि इनको लॉस तो बुक करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छी तरह से सेटअप हो गया है। एक्सपेंशन भी अभी खत्म हो चुका है, तो इसका फायदा भी नंबर्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, लाओपाला को लेकर अविनाश जी का ये व्यू, यहाँ पर रिकवरी दिख सकती है। हालांकि आज देखिए 5-5.5% की कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल लेंगे, अंकित मल्होत्रा का यह है फेसबुक के जरिए। इनके पास है अरविंदो फार्मा के 100 शेयर 700 रुपए के भाव पर। और आज भी हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस में वैसे तो चौतरफा रौनक है, लेकिन अरविंदो फार्मा में हम नरमी देख रहे हैं। 447 रुपए के आसपास का भाव है। फार्मा स्टॉक्स ने काफी निराश किया है अविनाश जी, और हम देख रहे हैं कि कोविड का जो डर बढ़ रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग आ रही है। लेकिन ये जो बाइंग है, ये जो पुलबैक है, तो जो पहले के निवेशक हैं, क्या उनके लिए ये निकलने का मौका होगा, या फिर जो मंदी की जो साइकिल थी अब उसके पीछे छूटने के संकेत हैं और यहां से वाकई एक नई तेजी हो सकती है? नहीं, देखिए अगर अरविंदो फार्मा की बात करें अभिषेक, तो सेकंड क्वार्टर इनके लिए बहुत ही खराब था, और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। प्लस काफी हद तक यहाँ पे थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी हो गए थे। इन्होंने काफी अनाउंसमेंट्स कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई मैनेजमेंट ने उसके ऊपर अमल नहीं किया है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर डिसअपॉइंटेड है। हम समझते हैं कि देखिए अभी जो प्राइस है उसमें मोरलेस सारे नेगेटिव्स कंपनी के स्टॉक में फैक्टर्ड इन है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि इनका ज्यादातर मार्केट यूएस है।
यूएस में होपफुली अगर ये रैंप अप अपना ऑपरेशन सेकंड हाफ में करते हैं तो आपको अच्छा खासा बाउंस बैक दिख सकता है। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड डिपेंड करेगा कि अपने आने वाले 6 से 8 महीने में परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे। अभी तक तो लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश बिल्कुल ना करें। शेयर है 222 शेयर्स हैं इनके पास और जो भाव है 145 का, और ये जो भाव है ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास इन्होंने शेयर खरीदे हैं। 90 रुपए के नीचे का ये शेयर था। और इस साल हमने देखा है कि रेलवे में कोई भी शेयर हो, IRFC, RVNL या फिर रेलटेल ही आप देख लीजिए, उतना नहीं चला है, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी इसमें दिखी है। अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है ऊपर इस स्तर से। अविनाश जी, रेलटेल क्या लगता है कि संभलेगा, फिर से चलेगा, या फिर अब थोड़े से दायरे में चला जाएगा ये? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि रेलटेल बेसिकली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ा प्लेयर है, और ऑनलाइन जो वाईफाई का स्पेस है वहां पे रेलवेज को काफी बड़ी मात्रा में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, लेकिन अभी जिस प्रकार का माहौल है मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं, क्योंकि माहौल काफी वोलेटाइल है। लेकिन बिजनेस कंपनी के फंडामेंटल्स का काफी स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट भी काफी होपफुल है कि आने वाला साल दैट इज FY 23-24 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लस रेलवे बजट में अगर होपफुली कोई बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट्स आते हैं तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी अगर कोई इन्वेस्टर इसमें निवेशित है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब पैनिक आता है तभी शेयर्स गिर जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स अगर ठीक ठाक है तो